आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत विधानसभा चुनाव की खबर के साथ, जिसे लेकर पार्टियों की तैयारियां जोर शोर से जारी है। प्रत्याशी अपना नामांकन करा रहे हैं और इसी कड़ी में नामांकन करने जाने से पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मदन कौशिक के साथ मौजूद रहे। उधर सीएम धामी इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर आश्वस्त नजर आए। साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड में दोबारा भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। आज भगवान से प्रार्थना और भगवान की पूजा के बाद आज मैं नॉमिनेशन कराने भी जाऊंगा गंगा पूजन करने के बाद, और बाकी जो 11 टिकट है शायद कल तक उनको हम डिक्लेयर करें। इधर विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां चल रही हैं और अब ऐसे में नॉमिनेशन का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन में नामांकन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सुरेश राठौर, स्वामी यतीश्वरानंद महाराज और आदेश चौहान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे। इस दौरान जहां पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी थी, तो वहीं भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ अन्य सभी बीजेपी को दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन किया। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत पर जमकर हमला बोला। सीएम धामी ने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। नामांकन में बहुत उत्साह है लोगों में, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हरिद्वार जनपद में और पूरे उत्तराखंड में पिछले वर्ष के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले और अधिक सीटें हमको मिलने वाली हैं। प्रचंड बहुमत की हमारी सरकार बनने वाली है। उत्तराखंड की जनता ऐसी सरकार चुनेगी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले और उत्तराखंड के विकास को और आगे बढ़ाए। और ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे रुख करते हैं कृष्णा का। कृष्णा, मदन कौशिक ने नॉमिनेशन भर दिया है और इसी के साथ साथ जीत का दावा भी कर दिया गया है। कितनी चुनौतियां मदन कौशिक के सामने इस बार होगी पार्टी को जीत दिलाने के लिए, या फिर राह आसान है? बिल्कुल, उत्तराखंड में अब मतदान के लिए समय काफी कम बचा है, तो इसी बीच अब नामांकन की प्रक्रिया भी 28 जनवरी तक चलेगी। तो इसी क्रम में जो है लगातार जो है बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन अपना कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हरिद्वार की अगर हम बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अपना नामांकन किया है। उनके साथ साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने हरिद्वार ग्रामीण से नामांकन किया है। इसके अलावा विधायक सुरेश राठौर और आदेश चौहान ने भी अपनी विधानसभा से ही हरिद्वार में नामांकन किया है। तो इन कुल प्रत्याशियों ने नामांकन आज किया है। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उनके साथ मौजूद रहे और भाजपा कार्यकर्ताओं जो है बढ़ चढ़कर संख्या में हमें जो है वहाँ पर दिखाई दिए। जिसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। एक तरीके से इतिहास जो है वो उत्तराखंड में रचा जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बातों के अनुसार, क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक भी किसी भी सत्ता ने रिपीट नहीं करी है उत्तराखंड में। तो यही बड़ी बात देखने वाली होगी लावनी, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से आज दावे किए हैं दोबारा पूर्ण बहुमत से आने के लिए और सरकार बनाने के लिए, और कांग्रेस पे भी उन्होंने निशाना साधा है। साफ साफ उन्होंने कहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं पर इशारा करते हुए कि कांग्रेस में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, क्योंकि 3 तिगाड़ा की अगर उन्होंने बात करी है तो कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनके इशारों पर ही चलने वाली एक पार्टी को उन्होंने बताया। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कांग्रेस पहले से लेके चल रही है। तो उत्तराखंड में 11 सीटें जो कांग्रेस की बची है वे भी अब रहने के लायक नहीं है और 5 सीटों तक वो समेटने के कागार पर उत्तराखंड में कांग्रेस आ चुकी है। तो बड़ी बात देखने वाली होगी कि मुख्यमंत्री की ये बातें कितनी हकीकत में निकल के सामने आती है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं पूर्ण बहुमत से। तो कांग्रेस भी इस तरीके से मैदान में जुटी हुई है। और हरीश रावत की अगर हम बात करें तो रामनगर से लड़ने का उनका चुनाव
में ऐलान हुआ है। तो अब बड़ी बात देखने वाली होगी, क्या हरीश रावत जो 2 बार बुरी हार का सामना कर चुके हैं वो दोबारा पूर्ण बहुमत से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। लावनी, हरीश रावत 2 बार हार का सामना कर चुके हैं, लेकिन कृष्णा पैन प्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो हरीश रावत ने इस वक्त उत्तराखंड में अपनी पैन प्रेजेंटेशन दिखा दी है। हरीश रावत जिस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर आपने भी जहां यूथ से बात की थी, कुछ महिलाओं से बात की थी, जो बहुत हद तक हरीश रावत के चेहरे से संतुष्ट नजर आ रहे थे। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए हरीश रावत का चेहरा एक चुनौती है? ये देखा जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं उत्तराखंड में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, बीजेपी वर्सेस हरीश रावत की लड़ाई हम देख सकते हैं। क्योंकि हरीश रावत अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में भले ही उनकी सरकार न रही हो, लेकिन मैदान में वो हमेशा जुटते हुए दिखाई दे हैं, आम जनता के बीच लगातार दिखाई दिए। अगर हम सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग की बात करें तो हरीश रावत की अधिकतर फैन फॉलोइंग देखी जाती है। तो उसी के आधार पर देखिए कल ना करते हुए भी, क्योंकि उत्तराखंड की रामनगर सीट से उनका लड़ने का कांग्रेस ने एक तरीके से हाईकमान ने फैसला लिया है। क्योंकि एक तरीके से काफी जद्दोजहद करने के बाद हरीश रावत का जो है रामनगर से फैसला हुआ है। क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता की अगर हम बात करें रणजीत रावत, तो वो रामनगर से अपनी तैयारियां कर चुके थे। हरीश रावत ने कहीं उनके समर्थकों से बात करी थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करी थी और रामनगर से चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने जताई थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि मैं रामनगर आ रहा हूं। हालांकि उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया था हरीश रावत को। जो उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई थी उसमें साफ साफ कांग्रेस कार्यकर्ता जो है मना करते हुए दिख रहे थे हरीश रावत को कि आप रामनगर मत आइए। ऐसा आप रणजीत रावत का जो कांग्रेस प्रत्याशी अगर घोषित हो जाएंगे तो उनका चुनाव प्रसार करने आप आ सकते हैं, प्रत्याशी के रूप में नहीं आ सकते हैं। तो रामनगर में भी एक तरीके से दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है। कल रात सोने से पहले जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने टिकटों का ऐलान किया और अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो उसके बाद से हम देख सकते हैं कि रामनगर में वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस भी नहीं होगा, कांग्रेस हरीश रावत वर्सेस कांग्रेस रणजीत रावत हो सकता है। लावनी, निश्चित रूप से। और अभी देखिए सोशल मीडिया पर कुछ रिएक्शंस चल रहे हैं कृष्णा। मदन कौशिक को हरिद्वार से चुनावी मैदान में उतारा गया और 4 बार से उन्होंने यहां से जीत दर्ज कराई है। तो ऐसे में जो ऑपोजिशन है वो ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जो बड़े चेहरे हैं उनको सुरक्षित सीट ही क्यों दी जा रही है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे पुष्कर सिंह धामी हो या फिर मदन कौशिक, जो बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में हैं, अगर उनको सुरक्षित सीट ही, जीत वाली सीट ही दी जाती है, इसका मतलब कि बीजेपी की पैन प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं से कुछ कमी आ रही है और इसीलिए कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। कृष्णा, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए काफी दिनों से ये बातें चली आ रही है बीजेपी में भी कि जो सिटिंग विधायक है उनको उसी विधानसभा से जो है टिकट दिए जा रही है और प्रत्याशी उनको घोषित किया जा रहा है। उसी क्रम में देखिए भाजपा में एक तरीके से बगावत का दौर जारी था, जिसके बाद बात आ जाती है कांग्रेस में। कांग्रेस जो है हमेशा देर रात सोने से पहले लिस्ट जारी कर रही है। पहली लिस्ट उन्होंने जो जारी करी थी वो रात के 11:40 पर उन्होंने जारी करी थी, जिसके बाद कल रात उन्होंने 9:30 बजे के बाद अपनी लिस्ट जारी करी है। तो देखा जाता है कि उत्तराखंड कांग्रेस जो है एक तरीके से सोई हुई है, सोने से पहले वो अपने काम पूरे करके एक तरीके से हम कह सकते हैं उसके बाद वो सोने जा रही है। तो देखने वाली बड़ी बात होगी कि कांग्रेस इस तरीके से सोने से पहले ही एक तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है और उनका नामांकन करने के लिए उनको बोल रही है, क्योंकि कांग्रेस में एक तरीके से बगावत का दौर हमको लगातार देखा जा रहा है। लावनी, कांग्रेस ने अभी तक अपनी इस सीट से अपने चेहरे की घोषणा नहीं की है और ना ही आम आदमी पार्टी ने। क्या सोच रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? बिल्कुल देखिए अगर कांग्रेस की बात करें तो हम 54 प्रत्याशी अपने मैदान में उतार चुकी है, आम आदमी पार्टी भी 51 प्रत्याशी जो है मैदान में उतार चुकी है। तो वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी की, क्योंकि उसके 59 प्रत्याशी जो है मैदान में, उम्मीद जताई जा रही है आज या कल में वो भी अपने बचे हुए प्रत्याशी 11 प्रत्याशियों को ऐलान कर उनको भी संभावित जो है क्षेत्रों से मैदान में उतार देगी। तो कांग्रेस के 6 प्रत्याशी जो है मैदान में एक तरीके से नहीं उतरे हैं, अभी तक उन पर गहन मंथन चल रहा है। वो मंथन अभी तक कांग्रेस का खत्म नहीं हुआ, लगातार बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन एक तरीके से सलाह प्रत्याशियों के बीच में, दावेदारों के बीच में और कांग्रेस हाईकमान के बीच में नहीं बन पा रही है। क्योंकि कांग्रेस ने जो 59 प्रत्याशी अभी तक घोषित कर रहे हैं उन सभी सीटों पर बगावत देखने को मिल रही है। सभी कार्यकर्ता पार्टी के मुख्यालय में, अपने जिला मुख्यालय में वो जो है दस्तक दे रहे हैं और वहां पर बगावत कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन। एक तरीके यहाँ तक कि यमुनोत्री से जो दावेदार थे उन्होंने
कांग्रेस पे बड़ी खरीद फरोख्त का जो है वो आरोप लगाते हुए कांग्रेस देहरादून के मुख्यालय में बड़ा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पे आरोप लगाया है। इसके अलावा भी कई सीटों पर, जैसे कल रात जो है टिकट घोषणा करी है, उसमें अगर देहरादून की मुख्य कैंट विधानसभा की बात करें तो वहां से कांग्रेस ने एक बार फिर भरोसा जताते हुए सूर्यकांत धस्माना को मैदान में उतारा है। लेकिन अगर सूर्यकांत धस्माना की बात करें तो वो 2017 में पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी हरबंस कपूर से वो उनको बुरी हार का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने उनको मैदान में उतारा है, जिसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है जो लंबे समय से इस विधानसभा क्षेत्र में कलह से जूझ रही है, दूसरी तरफ दावा कर रही है कि जीत हासिल होगी, तीसरी तरफ इस बार जैसा आपने भी कहा कि हरीश रावत की जो उपस्थिति है वो बीजेपी वर्सेस हरीश रावत जैसी स्थिति बन रही है। तो कांग्रेस के लिए चेहरों को लेकर, चेहरों के चयन को लेकर एक चुनौती, कुछ चेहरे उतार दिए गए, कुछ पर मंथन अभी जारी है। इन सब के बीच क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है और चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल का तेज होना भी स्वाभाविक है। सभी पार्टियां प्रत्याशियों की सूची जारी करने लगी हैं और इसी क्रम में जैसा भी कृष्णा ने भी बताया कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें कुल 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला, ज्वालापुर से बरखा रानी, झबरेड़ा से वीरेंद्र जाति, खानपुर से सुभाष चौधरी, लक्सर से अंतरिक्ष सैनी, रामनगर से हरीश रावत, लालकुआं से संध्या डालाकोटी, कालाढूंगी से डॉक्टर महेंद्र पाल, लैंसडाउन से अनुकृति गुसाई को टिकट दिया गया है। वहीं 6 विधानसभा सीट पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। कृष्णा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णा, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि इस बार चेहरों का चयन कांग्रेस के लिए इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर उन चेहरों को चुनावी मैदान में उतार रही है जो पहले से जीते हुए हैं, जहां पर जो पारंपरिक सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में जो अब नाम सामने आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनकी स्क्रूटनी में क्या विशेष आपको नजर आता है? इन्हीं चेहरों को तरजीह कांग्रेस ने जो दिया है उसके पीछे क्या बड़ी वजह है आपकी नजरों से अगर समझें तो? कृष्णा। बिल्कुल, देखिए कल देर रात जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि सोने से पहले ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। 11 सीटों का उन्होंने कल जो है चयन करके प्रत्याशियों की घोषणा करी है, जिसमें सबसे मुख्य अगर नाम बात करें तो हरीश रावत की, जो रामनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन रामनगर की अगर हम बात करें तो रामनगर में पिछले काफी समय से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत रावत अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे थे और एक तरीके से कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में और अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए वो जुटे हुए थे, जिस क्रम में एक तरीके से अचानक हरीश रावत का मूड बदल जाता है और वो रामनगर में कूदने की कोशिश करते हैं। इस बीच वो हरीश रावत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश भी करते हैं कि मेरी रामनगर से लड़ने की इच्छा है। तो जिनसे भी हरीश रावत की बातचीत होती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, वे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता हरीश रावत को रामनगर से चुनाव ना लड़ने की सलाह देते हैं। इस बीच कल देर रात उनका नाम रामनगर से हरीश रावत का नाम फाइनल हो जाता है, जिसके बाद रामनगर सीट पर एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खास बगावत के जो सूर है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रदेश मुख्यालय में अब से कुछ देर पहले वहाँ पे मौजूद थे तो वहाँ पे तमाम समर्थक थे जो रंजीत रावत के, तो वो एक तरीके से विरोध प्रदर्शन वहाँ पे करते हुए में दिखाई दे और अपनी बातों को उन्होंने रखा है कि जो कार्यकर्ता एक तरीके से पिछले 5 सालों से रामनगर क्षेत्र में अपनी कड़ी मेहनत करते आया है और कार्यकर्ताओं को उसने जुटाया है, तो ऐसे में उस प्रत्याशी की टिकट को काटकर हरीश रावत को उन्होंने तवज्जो दी और रामनगर उनको अचानक भेज दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी कुछ दिनों पहले हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति गुसाई के साथ जो है कांग्रेस में शामिल हुए थे। अनुकृति गुसाई का नाम जो है वो कांग्रेस की सेकंड लिस्ट में आ गया। अनुकृति गुसाई लैंसडाउन से चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा कई प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस ने मैदान में उतारे हैं, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस ने जो मैदान में उतारे हैं, क्योंकि रामनगर की अगर हम बात करें तो सिटिंग विधायक दीवान सिंह बिष्ट है, उनका मुकाबला हरीश रावत से अब देखा जाएगा। इस बीच कहीं ऐसा ना हो कि रामनगर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रंजीत रावत भी उतर जाए, तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस वर्सेस रंजीत रावत का एक तरीके से मुकाबला रामनगर की सीट पर देखा जाएगा। लावनी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा इस पूरी जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड का जो इस वक्त पारा है वो भले ही माइनस में पहुंच रहा हो, सर्दी भले ही अपने चरम पर हो, बर्फबारी हो रही हो, लेकिन राजनीतिक गर्मी दूसरी तरफ जरूर नजर आ रही है, जो चुनावों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव है, तैयारियां जोरों पर हैं, पार्टियां तैयार हैं तो फिर प्रशासन भी तैयार है। विधानसभा चुनाव को ही लेकर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट खटीमा पहुंचे। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने तहसील परिसर में मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर खटीमा के मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया। साथ ही जानकारी देते हुए कहा कि आप लोग आने वाले 14 फरवरी को सभी लोग वोट डालें। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि जितना ज्यादा वोट प्रतिशत होगा उतना ही अच्छी सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालेंगे।
क्योंकि 14 फरवरी को चुनाव होने हैं, इसलिए हमने मतदाताओं को जागरूक किया और उनसे रिक्वेस्ट भी की भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ और अपना मतदान का उपयोग करें, ताकि एक स्वच्छ और निष्पक्ष रूप से एक सरकार का चुनाव हो सके। तो जितने ज़्यादा मतदान के वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, उतनी ही अच्छी सरकार चुनकर आएगी, यह बताया। सिग्नेचर कैंपेन किया गया, सबको शपथ दिलाई गई। 18 वर्ष के जो नए मतदाता जुड़े हैं उनको भी बुलाया गया था और बुजुर्ग लोग जो 85-90 वर्ष के थे उनको भी हमने सम्मानित किया। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की 59 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली सूची सामने आने के बाद विधानसभा बागेश्वर से टिकट वितरण पर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी सामने आई है। बागेश्वर विधानसभा सीट से बालाकृष्ण को टिकट नहीं मिलने से बालकृष्ण के छलके आंसू। साथ ही बालकृष्ण ने कांग्रेस पार्टी से नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं लगातार 5 सालों से जनता के बीच कार्य कर रहा हूं। वहीं बालकृष्ण ने आरोप लगाते हुए कहा कि बागेश्वर के षड्यंत्रकारी कांग्रेसी नेताओं ने हरीश रावत से नजदीकी रखने वाले रंजीत दास को बागेश्वर से टिकट दिया है। इधर विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर चल रही है और इसी कड़ी में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से पहले उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दी गई। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ही बागेश्वर सुरक्षित सीट से भी बगावत के सुर उठने लगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भैरव नाथ टमटा को सूची में नाम शामिल नहीं होने की वजह से वो नाराज हो गए और नाराजगी जताते हुए इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करके पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल भैरव नाथ टमटा ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इधर विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं और अब ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं। इसी कड़ी में द्वाराहाट विधानसभा से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी मदन बिष्ट ने नामांकन कराया। मदन बिष्ट ने पूजा अर्चना कर कुछ समर्थकों और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नॉमिनेशन कराया। मदन बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की पार्टी रही है और विकास पर राजनीति करती है। इधर हरिद्वार में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत 21 तारीख से हो गई है। अब ऐसे में रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन से बीते दिनों में सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन के पर्चे भी भर दिए हैं। इस क्रम में कई राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में अपना नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान प्रवेश द्वार पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर फोर्स तैनात कर रखी थी। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने नॉमिनेशन किया। वहीं बीएसपी के उम्मीदवार मोहम्मद शहजाद ने भी अपना नामांकन पत्र भर दिया। साथ ही रानीपुर सीट से भाजपा विधायक आदेश चौहान भी अपना नामांकन करते हुए नजर आए। इस दौरान नामांकन कराने पहुंचे सभी उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र को लेकर अपनी अपनी प्राथमिकताएं बताई। साथ ही सभी उम्मीदवारों ने अपनी चुनौतियों से भी अवगत कराया। कड़ी सुरक्षा और चेकिंग के बाद नियमों का पालन करते हुए नॉमिनेशन के लिए निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार 2 ही लोगों को उम्मीदवार के साथ नामांकन करने के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही नामांकन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। इधर विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। एक खिलाड़ी दूसरे को मारने में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में काशीपुर में बुआ और बबुआ का सियासी खेल सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल पिछले दिनों काशीपुर में 4 बार से विधायक चले आ रहे हरभजन सिंह चीमा के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को बीजेपी हाईकमान ने काशीपुर से टिकट दिया, जिसके बाद स्थानीय संगठन के साथ साथ कई दर्जन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से अपने इस्तीफे तक देते हुए हाईकमान को चिताया कि अगर टिकट में बदलाव नहीं किया गया तो काशीपुर की सीट से राम मेहरोत्रा या फिर नगर निगम महापौर उषा चौधरी से किसी एक को निर्दलीय मैदान में उतारा जाएगा। वहीं काशीपुर से अब भी असमंजस बना हुआ है। इसी कड़ी में काशीपुर से बीजेपी विधायक चले आ रहे हरभजन सिंह चीमा ने मेयर उषा चौधरी को अपनी बहन बताते हुए कहा कि वो पिछले 30 सालों से मेरी बहन बनी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि वो अपनी नाराजगी दूर कर हमारा साथ जरूर देंगी। वहीं उनके पुत्र बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा का कहना है कि हम अपनी बुआ को जल्द मना लेंगे। बुआ और बबुआ का खेल राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बना हुआ है, जो आने वाले वक्त में क्या गुल खिला पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। हम लोग जा रहे हैं, घर का जा रहे हैं।
उधर विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे सूर्या पुलिस चौकी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 6,50,000 रुपए की नकदी बरामद की। इस दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल विधानसभा चुनावों को लेकर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की तरफ से आचार संहिता लागू की गई है, जिसके तहत प्रशासन लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन ने 6,50,000 रुपए की करेंसी नोटों का जखीरा बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं और इसी क्रम में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से लंबे समय से नाराज चल रहे समाज सेवी और पूर्व सैनिक कुंदन सिंह मेहता ने लालकुआं तहसील कार्यालय में पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष विधानसभा लालकुआं सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरकर रिटर्निंग ऑफिसर मनीष कुमार सिंह को सौंप दिया। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकने वाले कुंदन सिंह मेहता ने कहा कि वो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। इस दौरान कुंदन सिंह मेहता ने बीजेपी से नाराजगी जाहिर की। टिहरी की देवप्रयाग विधानसभा में भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। देवप्रयाग में बड़ा जनाधार रखने वाले भाजपा के बड़े नेता और 2007 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने वाले मगन सिंह बिष्ट ने अपना समर्थन यूकेडी के संस्थापक नेता रहे दिवाकर भट्ट को भेज दिया। मगन बिष्ट को 2007 में 8,000 वोट मिले थे, जबकि यूकेडी से विजयी रहे दिवाकर भट्ट को लगभग 11,000 वोट मिले थे। इसी के साथ दिवाकर भट्ट प्रदेश में पहली बार मंत्री बने थे। 2022 के चुनावों से पहले हुए इस उलटफेर के बाद विधानसभा सीट की स्थिति बदल गई है। मगन सिंह बिष्ट का दिवाकर भट्ट को समर्थन मिलने के बाद विधानसभा सीट में दिवाकर भट्ट की स्थिति मजबूत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी विनोद कंडारी की मुश्किलें बढ़ गई है। मगन सिंह बिष्ट का कहना है कि उनका समर्थन स्थानीय व्यक्ति को मिला है। उन्होंने कहा कि देवप्रयाग से स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, पार्टी ने बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दिया है। दिवाकर भट्ट का कहना है कि देवप्रयाग विधानसभा सीट में यूकेडी की जीत तय है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान है। चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित होंगे। टिहरी के बाद बात लालकुआं की भी कर लेते हैं, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब बिंदु खत्ता में रहने वाले ठेकेदार के घर में आधी रात को दीवार कूदकर अचानक कुछ पुलिसकर्मी घुस गए। इसके बाद घर में घुसे पुलिसकर्मियों की तरफ से बेवजह पूछताछ करने से ठेकेदार के परिवार में दहशत का माहौल बन गया। वहीं इस मामले में घर वालों ने जब पुलिसकर्मियों से आने के बारे में पूछा तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि हम किसी वारंट के सिलसिले में आए हैं। जब वारंटी का नाम पूछा गया तो उन्होंने किसी अन्य का नाम बताया, जिसके बाद ठेकेदार ने इस मामले की शिकायत पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर से की। साथ ही ठेकेदार ने इस मामले में आप बीती सुनाकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि ठेकेदार जगपाल राणा के मिलते जुलते नाम से संबंधित एक व्यक्ति का वारंट निकला था। वहीं गलतफहमी के चलते पुलिसकर्मी जगपाल राणा के घर में घुस गए और साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि वो संबंधित पुलिसकर्मियों को आगाह करेंगे कि वो भविष्य में पूरी तरह छानबीन करने के बाद ही किसी के घर में प्रवेश कर सके। वहीं विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारी चल रही है और इसी कड़ी में लालकुआं में आदर्श आचार संहिता और कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करने के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने लाइसेंसी हथियार धारकों को चेतावनी दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि जल्द ही सभी लाइसेंसी हथियार धारक अपने हथियार थाने में जमा करवा दें, नहीं तो प्रशासन की तरफ से लाइसेंसी हथियार धारकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके लाइसेंस निस्तारीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजकर कार्रवाई की
जाएगी, जिसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी तरह की दखल ना हो, इसके लिए अराजक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। दरअसल चुनाव में आचार संहिता के चलते लाइसेंसी हथियारों को थाने में जमा करवाने के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। वहीं लालकुआं क्षेत्र में 490 लाइसेंस हथियार धारक हैं, जिनमें से अब तक थाने में 200 लोग अपने हथियार जमा करा चुके हैं, लेकिन 290 लोगों ने अभी तक अपने हथियार थाने में जमा नहीं किए। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसे हथियार धारकों से फोन के माध्यम से ही बात की जा रही है। इसके बावजूद भी लोग अपने हथियार जमा नहीं कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने सख्त चेतावनी दी है कि जल्द ही सभी लाइसेंस धारक अपने हथियार थाने में जमा नहीं करवाते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में आचार संहिता लागू है, लेकिन आचार संहिता का फायदा विकासनगर तहसील क्षेत्र में खनन माफिया उठा रहे हैं। विकासनगर तहसील क्षेत्र की खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि तहसील क्षेत्र की यमुना नदी के नावघाट क्षेत्र में खनन भूमाफियाओं की तरफ से अवैध खनन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं इस मामले को जिलाधिकारी के निर्देश पर कई बार प्रशासन की तरफ से छापेमारी भी की गई, लेकिन खनन माफियाओं का नेटवर्क इतना सक्रिय है कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही उन्हें भनक लग जाती है, जिससे कि खनन माफिया नदी से अवैध खनन करने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग की और इस मामले पर प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है। शासन के द्वारा ही जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक खनन विभाग की जिम्मेदारियां फिक्स की गई है कि उनकी टीमें दिन भर इन जगहों का भ्रमण करेंगी और साथ में हमारी रेवेन्यू की टीम और पुलिस की टीम की जहां जहां मदद की आवश्यकता होगी वो मदद ली जाएगी और उसी के लिए हमने एक टीम का गठन भी किया है। जो इधर विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। साथ ही प्रशासन ने राजनीतिक दलों पर गाज गिराना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से निपटने के लिए इस बार सीवी जिल नाम से एक ऐप जारी किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों के बारे में प्रशासन को जानकारी दे सकता है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। वहीं इस मामले में काशीपुर से जुड़ी कई शिकायतें आई, जिसके बाद शिकायतों पर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। इस बीच उप जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीवी जिल ऐप से मिली शिकायतों पर जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन राजनेताओं को नोटिस भी भेजा जा रहा है जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आए हैं। जहाँ जहाँ हमें शिकायतें मिल रही हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वहाँ हम उनको नोटिस भी दे रहे हैं। और हमारी जो एफएसटी टीमें जो लगी हुई हैं, फ्लाइंग स्क्वाड भी लगे हुए हैं, वो हमारे पूरे क्षेत्र में एक्टिव है, विधानसभा क्षेत्र में। और जहाँ शिकायत का हमें जानकारी मिल रही है, वहाँ टीम पहुँच के उसको रिजॉल्व करा। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से अपना असर दिखा रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर काशीपुर प्रशासन भी रैपिड टेस्ट के दायरे को बढ़ाकर कोरोना को कंट्रोल करने में जुटा हुआ है। इस मामले में प्रशासन ने जायजा लिया। साथ ही कोरोना को लेकर क्षेत्रीय नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कोरोना का ग्राफ बढ़ना चिंताजनक बताया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना की जांच को बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन डोज में तेजी लाई जा रही है। वहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि क्षेत्र में कोरोना पर अंकुश लगाने में सफलता हासिल होगी। पिछले काफ़ी दिनों से उत्तराखंड के साथ साथ हमारे ब्लॉक काशीपुर में भी कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको देखते हुए सभी बॉर्डरों पे बहुत सख्ती कर दी गई है और पूरा दिन 12 घंटे वहाँ पर हमारी टीम मौजूद रहती है, जो कि आरटी-पीसीआर और एंटीजन की पूरी सुविधा दे रही है। वहाँ पे रैपिड चेकअप हो रहे हैं। हर जितने भी वहाँ पर पब्लिक आती है हमारी आउटसाइडर से, उनकी सेकेंड डोज चेक होती है। जिनकी सेकेंड डोज नहीं लगी है वहीं पे वैक्सीनेशन की सुविधा, हाथों हाथ उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जहाँ तक निर्वाचन का भी अब समय आ गया है, जितने हमारे निर्वाचन के उनके लिए हमारे बूथ्स में जितनी जगहों पर सेकेंड डोज फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन नहीं हुई है वो भी हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से भी कोविड से हमने बचना है। सेकेंड लहर में हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने वैक्सीनेशन पे काफ़ी जोर दे रखा है और 5 टीमें हमने बना रखी हैं जो कि बॉर्डर्स पे और जगह जगह पे मोबाइल टीमें जाकर जहाँ पे बहुत कोविड संक्रमित लोग मिल रहे हैं
उन एरियाज़ में हम लोग कंटेनमेंट जोन को एक दिन के लिए बनाकर हाथों हाथ वहाँ पर रैपिड एंटीजन चेकअप कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता लग जा रहा है कहाँ कोविड पॉजिटिव ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो प्रशासन अलर्ट है और यही कहा जा रहा है कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।